केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा है कि देशवासियों को शुद्ध पानी मुहैया कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पानी को रिसाइकिल करने की जरूरत है। पानी की जांच के लिए भारत में अभी 2077 लैब हैं और हमारी कोशिश है कि हर जिले में कम से कम एक लैब जरूर हो। प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा सके। नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वाटर विजन को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा आयोजन हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सर, क्या वाटर विजन में पूरी प्लानिंग जो हुई वो क्या रही? ये पहली राज्य के जल शक्ति मंत्रियों की पहली राष्ट्रीय का एक कॉन्फ्रेंस है। इसके पहले कभी ऐसे कोशिश नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने जब देश की आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे थे, क्योंकि गुजरात में उनका इस चुनौती का सामना उन्होंने किया और उसकी सफलता पूर्वक उसका निपटारा भी किया है, और शायद वही मॉडल उनके दिमाग में था। और ये चिंता सिर्फ मोदी जी नहीं, अटल जी ने भी एक बार कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। तो ये से कंपोनेंट्स हैं जो अच्छे प्रैक्टिसेस भी सामने आई हैं, और साथ में जो चैलेंजेस हैं और इस पर अभी से काम करना होगा। उसमें जब हम एक तरफ कहते हैं कि सिविल सोसाइटी, एनजीओ, आम लोग, तो फिर उसमें मीडिया पर्सनल्स और बाकी हम सब भी आते हैं कि हमको आज से चिंता करेंगे, अन्यथा 2047 तक ये परिस्थिति नहीं होगी। जैसे 60 में जो थी वो आज हमारे सामने नहीं है, तो 47 तक जो स्थिति बनेगी वो चैलेंज है। उसको आज से चिंता करके मिट आउट करना, ये इसका उद्देश्य था। अभी हम बात कर रहे थे कि रिसाइकल रीयूज की, कि पानी जैसे आपने बताया कि प्रकृति प्रदत्त है, पानी को पैदा नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज आए इसमें, जो अलग अलग राज्यों के जल शक्ति मंत्री जब आए थे तो पानी के संरक्षण के लिए या उसके लिए? भाई, उसके लिए रिसाइकिल की बात तो आई है कि हमको इंडस्ट्री है या बाकी लोग हैं, जैसे उनको अगर हम 55 लीटर पानी आपको सुबह देते हैं पीने लायक, और 90% 80% उपयोग करके आप 24 घंटे के बाद उसको ग्रे वाटर बना देते हो, तो आप उसको ग्रे वाटर में, उसको रिसाइकिल वाटर के बारे में सोचो कि यदि हम उसी पानी को रोक दें और उसको कहीं देसी तरीके से ही उनको छान दें, तो कम से कम पशु के काम आ जाएगा। अगर किसी तालाब में आप रखते हो तो किसी के खेत से जाएगा, या रिचार्जिंग तो कम से कम हो ही जाएगी। और बेंगलोर महानगर ने ये काम किया है। बेंगलोर ग्रामीण में जो हमारे देश में सबसे खराब जिला है अंडरग्राउंड वाटर का या पानी को लेकर, वो बेंगलोर ग्रामीण है। और पूरे बेंगलोर शहर का पानी उसी के जिले से पाइपलाइंस आती है। लेकिन अभी एक अच्छा प्रयोग किया है बेंगलोर महानगर ने, तो उसने अपने रिसाइकल वाटर के टैंक्स, सारा पानी अपने बेंगलोर ग्रामीण के जिलों में उन्हें 7 टैंक बनाए और ग्रे वाटर को ट्रीट किया और उसको लेकर उनके टैंकों में डाला, तो रिचार्जिंग हुई और उसमें लगभग 500 फीट ऊपर उसका वाटर लेवल आ गया। और अच्छी बात यह है कि कंटिन्यूएशन नहीं है। अगर आपको पानी पहुंचाना है सबकी जगह पर, तो सबके लिए समान व्यवहार होना। अगर पानी की गुणवत्ता पर सके तो आप आरओ लगाते हो, लेकिन आरओ का पानी क्वालिटी वाला है ये तो आप कभी चेक नहीं कराते। यानी किसी कंपनी के पैरामीटर को आप ये मान लेते हो कि ये सही है, आपने कभी टेस्ट नहीं कराया उसको कि भाई आरओ का पानी पीने लायक है या नहीं है। लेकिन चूंकि वो कह रहा है हमने पैसे खर्च किए हैं तो हम भरोसे में पीते जा रहे हैं। लेकिन यदि आप क्वालिटी वाटर सबको दें, ये गारंटी है कि भाई आप जहां मर्जी आज टेस्ट कर लो। तो अभी हमने जल जीवन मिशन में एक पंचायत में 5 महिलाएं अपना पानी खुद टेस्ट करो 5 घरों में अलग अलग, और वो रिपीट तब तक नहीं होंगे जब तक आप 100% हाउस होल्ड में चेक ना कर लो। अगर एक भी सैंपल गड़बड़ आता है तो आप NABL लैब है, अब 2077 हमारी पानी की लैब है, और उसमें लगभग 1038 NABL है। अब जैसे आपका हरियाणा है, उसने ब्लॉक लेवल पर NABL लैब लगा ली है। तो कोशिश ये है कि डिस्ट्रिक्ट में एक NABL लैब कंपलसरी, और सब डिवीजन सेंटर पर भी एक लैब होनी चाहिए, ताकि यदि किसी पंचायत में कोई कंप्लेंट आती है तब जाकर लोगों का भरोसा बनेगा कि जो पानी आ रहा है वो क्वालिटी वाटर है। मतलब लोग अपने घर का पानी टेस्ट करवा सकेंगे लैब में कि पीने योग्य है या नहीं है? वो खुद कर ले, उसके पास किट है, उस महिला के, उन 5 महिलाओं के पास किट होगी। ये किट सरकार उपलब्ध कराएगी? हाँ, सरकार उपलब्ध, निःशुल्क उस किट से। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से पानी पर भी असर पड़ रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर
पहले बारिश ज्यादा होती थी, अब वहाँ कम बारिश हो रही है। हम जैसे अपना बुंदेलखंड की हम बात करें, देश का एक सूखाग्रस्त इलाका कहलाता था। बुंदेलखंड की स्थिति क्या लगती है आपको पानी को लेकर? नहीं, मुझे लगता है बेहतर प्रबंधन हुआ है। जब कभी मैं 2019 के पहले दमोह जिले में 17% लोगों के पास पाइपलाइन से पानी था, आज एक महीने बाद 72% लोगों के पास होगा। दूसरा, जो सिंचाई के बांध बने, उन्हें इरिगेशन भी दिया और वाटर टेबल को भी ऊपर उठाया। अब जैसे चंदेलकालीन हमारी वो थी तालाब थे, अगर हमने उनके कैचमेंट को खोल दिया होता, जैसे हरियाणा ने किया, हरियाणा ने 100 साल पुराने दस्तावेज निकाल कर जितनी वाटर बॉडी थी उनको रिकवर करने के लिए प्राधिकरण बनाया और काम शुरू हो गया। अतिक्रमण हटाना है, जो तोड़ना है तोड़ेंगे, लेकिन हम उनको रिवाइव करेंगे। मुझे इन बातों पे भी चर्चा हुई। तो राज्य सरकारों को इसके लिए इनिशिएट करना होगा, क्योंकि पानी विषय है राज्य का संवैधानिक तरीके से। लेकिन अगर भारत सरकार आपको मदद दे रही है तो पॉलिटिकल विल तो आपको पैदा करनी पड़ेगी। तो पॉलिटिकल बिल भी आपके पास होनी चाहिए, पॉलिटिकल आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। ये 5P की बात इसलिए प्रधानमंत्री ने की है कि हमें मिलकर करना होगा। पानी कोई अकेले मैं कहूँ तो वो नहीं हो सकता। अब जो डेफिसिट बेसन जिसकी आप बात कर रहे हो, वो बात मैंने पहले कही आपसे कि 4 ही चीज़ें, या तो जनसंख्या है, या फिर औद्योगिकरण है, या शहरीकरण है, या फिर ये ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ पे जो डेफिसिट बेसन है, वो सरप्लस बेसन में पानी है, वो समुद्र में जा रहा है। डेफिसिट बेसन में झगड़े हो रहे हैं और वो टर्मिनल में चले जाते हैं। तो अगर कैन बेतवा में सहमति बन सकती है, तो ये भी तो सरप्लस और डेफिसिट बेसन का कमाल है कि जिस दिन कैन बेतवा होगी उसके बाद बुंदेलखंड में छतरपुर से नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 4 साल तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। कहते हैं कि अगला युद्ध जो है वो पानी को लेकर होगा। अगला विश्व युद्ध की बात कई साल से हम सुन रहे हैं। अटल जी का कथन था, उसको लेके चीजें चलती है। आपने अभी कैचमेंट एरिया की बात की कि तालाब का कैचमेंट एरिया जो है अतिक्रमण हटा के दूर किया जा रहा है प्रदेश भर में, देश भर में। और कुछ ऐसे प्लान्स है कि जो प्राकृतिक संरक्षण जो होता है, बावड़िया हमारे देश में बहुत सारी जगह, उसको लेके कोई योजनाएं हैं केंद्र सरकार की? कुएं से लेकर जो पहाड़ से वो निकलता है झरना, कुआ, बावड़ी, तालाब, किसी को माइनस नहीं किया गया, सबको। क्योंकि पहाड़ में अगर सोर्सेस सूख रहे हैं तो आप नदी तो 3 किलोमीटर नीचे है, तो लिफ्ट कर पानी पहुंचाएंगे। ये तो पहाड़ की समस्या है। तो इन सबको संरक्षित करने के लिए आपको चाहे वृक्ष लगाने पड़े, पहले उस सोर्स को आपको बचाना पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों पर भी बात हुई है। इनका कोई डाटा इकट्ठा किया जा रहा है सरकार? पहले कभी नहीं था, ये अभी मोदी सरकार ने किया है। और हमने तय किया कि सैटेलाइट से वो तमाम वाटर बॉडीज के फोटोग्राफ से लेकर उनका डेटा कलेक्शन है। उस पोर्टल का लॉन्चिंग भी इस समारोह में हुई है कि आपके पास है। और अभी तो जैसे पहले कभी किसी राज्य के पास उसकी वाटर बॉडियों की गिनती नहीं होती थी, बांधों की होती थी, लेकिन तालाबों की और बाकी चीज़ों की नहीं होती थी। भारत सरकार ने कहा कि आपको करना चाहिए, उनको रिवाइव करना चाहिए। अगर कोई ट्यूबवेल सूखा है, अगर आपके पास में ट्यूबवेल की गिनती हो कि भाई इतने हैं और इतने सूखे हैं, तो आप उनको रिचार्जिंग पिट की तरह से उपयोग कर सकते हो। हैंडपंप आप खोद देते हो 200, 300 मीटर, उसमें से एक गांव में 7-7, 8-8 सूखे निकल जाते हैं, लेकिन आपने कभी रिचार्जिंग पिट की तरह उनका यूज करने के बारे में नहीं सोचा। तो ये तो हो सकता है ना। तो सरकार पैसा देगी कि चलो ठीक है, लेकिन आपको बेसन तय करने पड़ेंगे कि जो रिचार्जिंग बेसन है, आपके प्रयास वहां होने चाहिए। पत्थर में रिचार्जिंग नहीं होगी, पत्थर में पौधा लग सकता है, उसके लिए आप बाजू में पानी का टैंक बना दो उसी पत्थर को काट के, तो शायद वो सर्वाइव कर जाएगा, तो भविष्य आगे बढ़ेगा। लेकिन बाकी चीजें रिचार्जिंग की करनी है तो आपको डेटा कलेक्शन चाहिए। उस डेटा कलेक्शन का भी प्रबंध अच्छे शायद कोई मीडिया पर्सनल रहा होगा, सबको फ्री तो था, एंट्री तो थी उसमें, इतने अच्छे प्रेजेंटेशन हुए हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। 1947 के बाद 2047 तक का लक्ष्य है, आज़ादी का शताब्दी वर्ष रहेगा, तो मतलब देश में तब तक पानी की समस्या काफी हद तक दूर हो चुकी होगी। पहली बार किसी ने इसको सोचा, अन्यथा राज्य का विषय मानकर कभी कोई सरकारें इस पर हस्तक्षेप नहीं करती थी। पहला मौका है। मुझे लगता है कि मोदी जी के काम करने की शैली का जो परिवर्तन है, जितने काम उनने सहयोग किया वो सारे राज्य के विषय थे। जब देश आज़ाद हुआ था, संविधानिक बंटवारा हुआ था, आवास राज्य का विषय, बिजली राज्य का विषय, सड़क राज्य का विषय, स्वास्थ्य राज्य का विषय, जल राज्य का विषय, स्वच्छता राज्य का विषय, उस सब पर मोदी जी ने काम किया। क्योंकि जब राज्य नहीं कर पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप पल्ला झाड़ लेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि ये संकल्प है जो फलीभूत होगा। कहते हैं जल ही जीवन है, क्या अपील प्रदेश और देश की जनता से आप करना चाहेंगे? एक और उसकी एक और अपील है जो आप कह रहे हैं, जल ही जीवन है और जल है तो कल है। जी,
तो हमें कल, अपना कल तो ठीक है, लेकिन आने वाली पीढ़ी का कल की भी चिंता करना हम सबकी जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ कर्तव्य है, और ये उसकी पहली सीढ़ी है। और मैं गर्व करता हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी में ये शुरुआत हुई है। मैं इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया को, शिवराज जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद भी देता हूं, जल शक्ति राज्य मंत्री होने के नाते। यह है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने पानी को लेकर जो विजन रखा गया है आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक, उसको लेकर बातचीत की और उम्मीद जताई है कि जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे तो देश के हर नागरिक के पास पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध होगा, यानी कि विकास की गंगा प्रदेश में और देश में लगातार बहती रहेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।